नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती और समय के बदलने की जो बात है वो अच्छे संदर्भ में भी होती है, बुरे संदर्भ में भी होती है। 23 जून 2023 को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। गैर भाजपा या कहें जो भाजपा विरोधी दल है, खुले तौर पर जो भाजपा के विरोध में है, 17 दलों को न्योता दिया गया था। 15 दल आए थे, उनकी बैठक हुई। उस बैठक के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और ऐसा लग रहा था कि बस केवल औपचारिक घोषणा की देर है। वो इस विपक्षी एकता की जो मुहिम है उसके संयोजक वही होंगे और उनकी पार्टी के लोग आज भी उनको इस विपक्षी एकता का सूत्रधार कहते हैं कि उन्होंने ही जो है इसकी शुरुआत की। तो इसलिए उनका ये पार्टी के लोग नहीं कहते, मैं कह रहा हूँ कि इसलिए उनका दावा ज़्यादा मजबूत है। दो दावेदार थे पहले जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे थे। एक शरद पवार अपनी वरिष्ठता के कारण और कांग्रेस से नज़दीकी के कारण, चूँकि कांग्रेसी रह चुके हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है 1999 से ही, पार्टी बनाने के कुछ महीने बाद से ही मिलकर 15 साल सरकार चलाई थी, इसलिए उनको ज़्यादा प्रबल दावेदार माना जा रहा था। तो 23 जून 2023 और 17-18 जुलाई 2023 के बीच में बीजेपी ने शरद पवार को एक तरह से लंगड़ा घोड़ा बना दिया, उनकी पार्टी तोड़ दी और पार्टी का बड़ा धड़ा जो है अजीत पवार के नेतृत्व में बाहर निकल गया और वो एनडीए सरकार में शामिल हो गया महाराष्ट्र में। अब स्थिति ये है कि जिस तरह से शिंदे शिवसेना को लेकर आ गए थे उद्धव ठाकरे से छीनकर, उसी तरह से अजीत पवार भी शरद पवार से एनसीपी छीनकर ला सकते हैं। अब लाएंगे कि नहीं इस बात को अभी छोड़ दीजिए, लेकिन इसकी संभावना या आशंका बनी हुई है। अब शरद पवार तो सीन से बाहर हो गए, तो नीतीश कुमार को लगा होगा कि अब तो मैदान खुला है, हमको कोई रोक ही नहीं है। जिस तरह से वहाँ पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे नेताओं ने उनको महत्व दिया, जिस तरह से उनकी प्रशंसा हुई, उस सब को देखते हुए वो इस बात से बड़े आश्वस्त थे कि संयोजक का पद उनको मिलेगा और बेंगलोर की बैठक में संयोजक के बारे में फैसला हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि बेंगलोर की बैठक में संयोजक के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। नीतीश कुमार के लिए पहला झटका ये था। दूसरा, 26 पार्टियों को बुलाया गया था। 26 पार्टियों में से किसी के नेता के खिलाफ बेंगलोर में पोस्टर नहीं लगे, सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगे, अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बताते हुए। तो इससे उनको उनकी पार्टी को और बड़ा झटका लगा कि इतने लोगों में सिर्फ मुझे टारगेट किया गया। और ये बात सही है कि नीतीश कुमार ही उन 26 पार्टियों में अकेले ऐसे थे जो कई बार बीजेपी के साथ और सबसे लंबे समय तक बीजेपी के साथ सत्ता में हिस्सेदारी कर चुके हैं। तो इसलिए उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई। उधर महाराष्ट्र में अजीत पवार और उनके साथियों ने, प्रफुल्ल पटेल वगैरह ने शरद पवार की विश्वसनीयता को संदिग्ध बना दिया। तो संयोजक पद के दो दावेदारों की विश्वसनीयता जो है वो संदिग्ध हो गई। लेकिन ये बातें नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई। उनको लग रहा था कि उनकी एक राष्ट्रीय भूमिका होने जा रही है। वो ठीक उसी तरह के मोड में, उसी तरह के मूड में थे जैसे राष्ट्रपति चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा थे, जब उनको विपक्ष का उम्मीदवार बनाया गया था और उनको लग रहा था कि उनको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है और विपक्ष के वो बहुत बड़े नेता बन गए। लेकिन उसके बाद से, चुनाव के बाद से वो कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। आजकल ट्विटर पर भी नहीं दिखते, पहले ट्विटर पर कम से कम दिख जाते थे। हालांकि आखिरी दिनों में जब वो ट्विटर पर थे इससे मेरा मतलब जब सक्रिय थे तो गाली गलौज पर उतर आते थे। ये उनकी हालत हो गई थी। तो उनकी हताशा, निराशा जो है इस हद तक हो गई थी कि एक समय जो देश का विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुका हो, वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लोगों को गाली दे रहा हो। नीतीश कुमार अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बेंगलुरु में जो बैठक हुई उसकी 18 तारीख को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तय थी। तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उसके अलावा अलग से अखिलेश यादव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं रुके और लौट आए। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी क्यों लौट आए, किसी के पास कोई उसका जो है स्पष्ट कारण नहीं है।
अलग अलग लोग अलग अलग कारण बता रहे हैं। पहले बताया गया कि उनकी फ़्लाइट थी, फिर पता चला कि वो तो चार्टर्ड फ्लाइट से आए थे, तो फ्लाइट का बहाना नहीं चल सकता। वैसे भी उनको मालूम था कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो अगर फ़्लाइट भी करानी थी, कमर्शियल फ़्लाइट से भी आए थे, तो उसी हिसाब से टिकट कराया होता। नीतीश कुमार ने बाद में जाकर पटना में कहा कि वो मलमास का मेला चल रहा था, उस ओर हमारा ध्यान था। तो भाई, मलमास का मेला तो आप जब आए बेंगलोर, उससे पहले से चल रहा था और आपको मालूम था किस लिए जा रहे हैं। तो हुआ क्या? हुआ ये कि पटना में जैसे सबके आंखों का तारा नीतीश कुमार थे, बेंगलोर आते आते वो दृष्टि लोगों की बदल गई, बाकी पार्टियों की, खासतौर से गांधी परिवार की। गांधी परिवार की आंखों का तारा ममता बनर्जी बन गई और अरविंद केजरीवाल। गांधी परिवार को लगा कि इन दोनों नेताओं को साथ लेने से, इनको पटाने से ज़्यादा फायदा है बजाय नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार जो भी हैं, उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है एक बात, उनकी लोकप्रियता घट रही है, उनका जनाधार घट रहा है, तो उनके पास कुछ ज़्यादा देने के लिए है नहीं। वैसे भी बिहार में पहले से 7 पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, तो कुछ नया वहाँ बिहार में होने वाला नहीं है। गठबंधन में ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो कांग्रेस जितनी सीटें लड़ी थी उससे कुछ 1-2 कम या ज़्यादा लड़ेगी, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को मनाकर कांग्रेस पार्टी, जो ये 4 राज्यों, खासतौर से 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है, तो कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। वो कितना होगा पता नहीं, लेकिन अगर उम्मीदवार उतारती है तो नुकसान निश्चित रूप से होगा। और नुकसान ऐसा भी हो सकता है कि बनती हुई सरकार न बन पाए। तो इसलिए कांग्रेस के लिए केजरीवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसीलिए केजरीवाल के सामने सरेंडर किया कांग्रेस पार्टी ने। इसी तरह से ममता बनर्जी, कांग्रेस को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर उसका ममता बनर्जी के साथ अलायंस हो जाए तो जो भी ममता बनर्जी सीट देंगी, 2, 3, 4, 5 जो भी सीट दें, वो कम से कम उतने सांसद तो आएंगे, इसकी संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए जो है गांधी परिवार का फोकस बदल गया, और फोकस इसलिए भी बदल गया कि वहाँ सोनिया गांधी मौजूद थी। वहाँ जितने कांग्रेसी नेता थे उनमें सोनिया गांधी को गठबंधनों का सबसे ज़्यादा अनुभव है। तो दूसरे नेता शरद पवार उस पूरी बैठक के दौरान ऐसे थे जैसे बिन बुलाए मेहमान हो। उनको देखकर बाल ठाकरे की वो बात याद आ गई जो शरद पवार के बारे में कहते थे। वो शरद पवार को हमेशा मैदे का बोरा कहकर बुलाते थे। शरद पवार शरीर से उपस्थित थे, मन से वो महाराष्ट्र में थे। पिछली बार की बैठक में उनके साथ प्रफुल्ल पटेल थे और उसके अलावा उनकी बेटी सुप्रिया सुले थी। प्रफुल्ल पटेल बगावत करके दूसरे कैंप में जा चुके हैं और बेटी सुप्रिया सुले साथ आई नहीं। शरद पवार एक घायल और हारे हुए योद्धा की तरह जो है अपने घाव सहला रहे थे। तो नीतीश कुमार के साथ और लालू प्रसाद यादव के साथ भी ऐसा क्यों किया कांग्रेस पार्टी ने? लालू प्रसाद यादव भी जो उस समय आकर्षण का केंद्र बने हुए थे पटना में, यहाँ उनकी कोई पूछ थी नहीं। उसका कारण जो बताया जा रहा है कि पटना में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने ट्रीट किया राहुल गांधी को, सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने उनकी शादी की बात करके कि शादी कर लेनी चाहिए, तो कांग्रेस में और ख़ासतौर से गांधी परिवार को ये लगा कि उन्होंने राहुल गांधी की एक हल्की छवि बनाने की कोशिश की है। वो गंभीरता की जो छवि बनाने की कोशिश हो रही है भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक की जीत के बाद से, उसको धक्का पहुंचाया है लालू प्रसाद यादव ने। अगर उसमें कोई कमी रह गई थी तो उसको लालू प्रसाद यादव ने पटना की बैठक के 3-4 दिन बाद जो बयान दिया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री उसी को बनना चाहिए जो शादीशुदा हो, जो परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास में जा सके, उसी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब ये इस तरह की बात जो है गांधी परिवार को पसंद नहीं आती है। आपको याद होगा मैंने पिछले एक वीडियो में कहा भी था कि इसी तरह की बात, इससे मिलती जुलती बात अर्जुन सिंह ने कही थी, जो एक समय परिवार के बड़े करीबी थे, करीबी से ज़्यादा बहुत वफादार थे। उनको जिस तरह से स्नब किया गया, जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, शायद ही किसी को कांग्रेस में किया गया हो। ये कहने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि राहुल गांधी में
प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है। कहा गया कि गांधी परिवार चापलूसी पसंद नहीं करता। अब इस पर आप हंस भी सकते हैं चाहे तो गांधी परिवार अपनी छवि को लेकर इस तरह से बहुत सतर्क रहता है। ये बात लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को अब शायद समझ में आ गई होगी। वहाँ गठबंधन की बात हुई, सबके साथ आने की बात हुई। अब आप एक और फॉल्ट लाइन देखिए कि ममता बनर्जी को इतना महत्व दिया गया बेंगलुरु की बैठक में, लेकिन बैठक के बाद ही सीताराम येचुरी फिर वृंदा करार, दोनों सीपीएम के दोनों नेताओं के जो बयान आए, सीताराम येचुरी ने कहा कि हमारा जो अलायंस है कांग्रेस और सीपीएम का वो बना रहेगा, बंगाल में टीएमसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा। वृंदा करात उससे एक और कदम आगे गई। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी की तानाशाही से लड़ना है। आप जनवाद, उनका मतलब जनतंत्र से था, जनवाद पर हमला करके जनवाद का हिमायती होने का दावा नहीं कर सकते। सीधा अटैक ममता बनर्जी पर कि वो डेमोक्रेसी पर हमला कर रही हैं, कि वो पश्चिम बंगाल में तानाशाही चला रही हैं। तो सीपीएम टीएमसी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी, पश्चिम बंगाल में फिर जो है कोई गठबंधन नहीं होगा, भाजपा के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार नहीं होगा, ये तो तय हो गया। लेकिन नीतीश कुमार का जिस तरह से अपमान हुआ है वो शायद नीतीश कुमार को आगे भी खटकता रहेगा। उनको उम्मीद थी कि, और उनके साथ साथ आरजेडी को उम्मीद थी, खासतौर से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को, कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय संयोजक बन जाएंगे, उनको राष्ट्रीय भूमिका मिल जाएगी तो मुख्यमंत्री का पद खाली कराने में आसानी हो जाएगी। फिर कहा जाएगा कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, आप मुख्यमंत्री का पद छोड़िए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और देश का दौरा कीजिए। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए आप देखिए लालू प्रसाद यादव का चेहरा, नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का, तीनों के चेहरे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों ही अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो पटना में नायक थे वो बेंगलुरु आते आते खलनायक बना दिए गए, ये इस रूप में पेश कर दिए गए। जिनको लेकर पटना में आशंका थी कि ये बेंगलुरु तक रहेंगे साथ या नहीं रहेंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों आए और दोनों कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की डार्लिंग बन गए। इसीलिए कहते हैं कि समय बड़ा बेरहम भी होता है, ज़रा भी मुरव्वत नहीं करता किसी के साथ। तो कल के नायक आज के खलनायक। अब देखना है कि मुंबई पहुंचते पहुंचते किसका विकेट गिरेगा। पटना से बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते 2 विकेट तो गिर चुके हैं, अब तीसरे विकेट का इंतज़ार है। कब गिरता है कि नहीं ये देखना होगा, क्योंकि मुंबई में जैसी की घोषणा हुई है स्टीयरिंग कमेटी भी बननी है और उसके साथ साथ संयोजक का नाम भी तय होना है। यहाँ से असली संघर्ष शुरू होगा और ये अपने चरम पर पहुँचेगा, ये अपनी पीक पर पहुँचेगा जब सीटों के बंटवारे की बातचीत शुरू होगी। तो इंतज़ार कीजिए, पिक्चर अभी बाकी है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।